Boiling of liquid. The changing of liquid into gas below its boiling point. यही बताया था ना। इसी को क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई लिक्विड किस में चेंज हो जाता है बेटा? वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट हीट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन प्रोसेस। मैंने आपको कल डिफरेंस भी बताया था और सिमिलरिटीज भी बताई थी इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में। कामना, क्या डिफरेंस होता है बेटा? कामना, नैन्सी, नैन्सी, आवाज आ रही है बेटा आपको? इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? एलिमेंट। वेट, यस। नैन्सी बोलो। कामना, कामना, ऋतिक, दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन? वेरी गुड, वेरी गुड। कल भी मैंने बताया था आपको कि इन केस ऑफ वेपोराइजेशन द लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन द लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में चेंज हो जाता है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक एक लिक्विड को वेपर्स में चेंज होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इट टेक्स फ्रॉम द सब्सटेंस एज वेल एज सराउंडिंग। जिस कंटेनर में, जिस सब्सटेंस के अंदर हम किसी चीज लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस के थ्रू या कंटेनर के थ्रू लेटेंट हीट लेता है और उसके सराउंडिंग से लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब करता है ताकि अपनी स्टेट को क्या कर सके? चेंज कर सके। कल मैंने आपको इसके दो फैक्टर्स बताए थे, एक तो टेम्परेचर और दूसरा कौन सा बताया था? सरफेस एरिया। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, मींस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आज हम इसका थर्ड फैक्टर पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। तो थर्ड फैक्टर क्या है इसका बेटा? ह्यूमिडिटी। इसको ध्यान से समझना। थर्ड फैक्टर क्या है इसका? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ water vapors present in air। कि एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, नमी, डैम्प एयर। ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होती है। कि अगर हवा के अंदर नमी ज्यादा है, नमी किसकी वजह से होती है? उसके वाटर वेपर्स की वजह से। जितने ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे एयर में उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा? ह्यूमिडिटी होगी। समझ में आया? ह्यूमिडिटी का मतलब हम जैसे बोल देते कि आज की जो एयर है वो ह्यूमिड एयर है। ह्यूमिड एयर का मतलब आज एयर में वाटर वेपर्स ज्यादा है।
क्योंकि जो एयर है इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स। तो जितने ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज्यादा एयर की ह्यूमिडिटी होगी। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझना। ठीक है, जितने ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होगी। यहां तक समझ में आया बेटा? अब बात करते हैं कि इवेपोरेशन पे ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखना, जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मींस इफ ह्यूमिडिटी ऑफ air is high, then rate of evaporation is low and vice versa। इसका मीनिंग समझो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो सब्सटेंस या दो क्वांटिटी कोई भी आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेम केस यहाँ पर है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखो आपको पता है इवेपोरेशन में होता क्या है, वाटर या कोई भी लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, और वेपर में चेंज होगा तो कहां जाएगा, वो एयर के अंदर जाएगा। अब एयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज्यादा है, तो क्या वो इवेपोरेशन करेगा? प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को। आपके पास कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या आप उस चीज की रिक्वायरमेंट रखोगे बेटा? बोलो। सेम वही प्रोसेस है, इसके अंदर भी वही है। भाई एयर के पास उसके वाटर वेपर्स ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या एयर ग्राउंड सरफेस पे से वाटर को वेपर्स में चेंज करके अपने पास लेना चाहेगी? नो। क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन क्या होगा, लो होगा। और अगर देखो इवेपोरेशन लो का मतलब कंडीशन, ये मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कब होती है ह्यूमिडिटी हाई, कब होती है, जब बारिश आती है। ठीक है, और बारिश किससे पहले, या बादल के जब काफी सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, बादल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि बारिश आएगी, तो उस टाइम जो हवा चलती है वो काफी नमी एयर होती है, ह्यूमिड एयर होती है। समझ में आ रहा है? उस टाइम जो एयर होती है वो बहुत ह्यूमिड एयर होती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता, नमी बहुत ज्यादा होती है। तो जब वाटर के पास, एयर के पास वाटर वेपर्स ऑलरेडी है, तो क्या इवेपोरेशन होगा उस कंडीशन में? कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही बारिश आने के बाद जब हवा होती है तो हवा ठंडी हवा लगती है हमें, क्यों? क्योंकि उसके पास वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं। बारिश की जो पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? यही रीजन है कि आपने देखा होगा, देखो इवेपोरेशन से ना हमें हमारी बॉडी को भी ठंडक नहीं मिलती है। क्योंकि सपोज करो अगर हम कोई फिजिकल वर्क करके आ रहे हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं। ठीक है, ये गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वो जो हमारी बॉडी की स्वेटिंग है, पसीने, वो सारे के सारे वेपोराइज हो जाएंगे। और वो वेपोराइज होने के लिए उनको क्या चाहिए, हीट चाहिए। लेटेंट हीट कहां से लेंगे, वो हमारी बॉडी से लेंगे। हमारी बॉडी जैसे अपनी हीट को लूज करेगी, इट फील कोल्ड, तो ठंडा महसूस करेगी। अब आपने देखा हो जैसे अगस्त या सितंबर की बात करते हैं, हम जब स्कूल में रहते हैं तो उस टाइम बारिश भी आती है बहुत ज्यादा, और क्लास में हम जिसको वर्ड यूज करते हैं, हुमस हो रही है बहुत ज्यादा, सफोकेशन हो रही है, वर्ड यूज करते हैं ना हम। वो हुमस का मतलब क्या होता है कि रूम के अंदर ह्यूमिडिटी इतनी हो गई कि पंखे की हवा भी नहीं लग रही और पसीने आए जा रहे, आए जा रहे। क्यों? क्योंकि वो वेपोराइज तो हो नहीं रहे। जो एयर के साथ वेपराइज हो जाते हैं वो तो वेपराइज हो ही नहीं रहे, वो हमारी बॉडी पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ना ही हमें हवा लग रही है। तो उससे क्या होती है, डैम्प एयर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। जैसे कहते हैं जैसे चिपचिपा मौसम हो रहा है, कूलर भी नहीं चलाया जाता उस कंडीशन के अंदर। ये वही प्रोसेस है, भी आगे पढ़ाऊंगा डेजर्ट कूलर का कंसेप्ट। क्लियर हुआ? कोई डाउट बेटा इसमें? इसकी और एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे बारिश के दिनों में अगर हम बाहर कपड़े सुखाते धो के, तो क्या वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं?
नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि कपड़ों का जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो पाया क्योंकि एयर के पास ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिस वजह से वो पानी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा, तो कपड़े धीरे सूखते हैं। ये उसका रीजन है। समझ में आ गया? तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? कम होगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा। ह्यूमिडिटी कम कब होती है? दो तरह की एयर होती है, एक होती है डैम्प एयर, कोल्ड एयर, और दूसरी होती है हॉट एयर, जिसको हम लू बोलते हैं, गरम गरम हवा। तो अगर गर्म हवा होगी तो इसका मतलब पानी की जो वाटर वेपर्स है वो एयर के अंदर कम है, ह्यूमिडिटी लो है। और ह्यूमिडिटी लो है तो इसका मतलब क्या होगा? इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट होगा। कोई भी चीज होगी वो जल्दी सूखेगी क्योंकि उसके अंदर से इवेपोरेशन हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? तो ये फैक्टर जो है इसको याद रखना, इसी तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसके अंदर, विंड स्पीड। नेक्स्ट फैक्टर आता है इसका विंड स्पीड। मतलब जितनी तेज विंड होगी, जितनी तेज हवा चलेगी, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ये बच्चे अब भी क्लास के बीच में रिक्वेस्ट भेजते हैं, इनको मैंने मना कर रखा है। तो देखो इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आप एक ने आप जैसे सपोज करो आप फिजिकल वर्क करके आए हो, जैसे वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, खेल के आए हो और पसीने आ रहे हैं, आप पंखे के नीचे बैठे हो, और दूसरा आप पंखे के नीचे अगर नहीं बैठे तो किस कंडीशन के अंदर आपको जल्दी मतलब पसीने सूखेंगे? जब आप पंखे के नीचे बैठे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम पंखे के नीचे हैं तो वहां पर विंड स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसे जब बाहर हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट होगा। उसको टॉपिक को समझो ऐसा क्यों होता है। सपोज करो ये एयर है। आवाज नहीं बेटा, माइक ऑफ करो अपना। ये एयर है जैसे, ठीक है। अब ये जो एयर है ये मूविंग एयर है, चलती हुई हवा है, जिसको हम बोल देते हैं विंड, मूविंग एयर को। ठीक है। ये जो पार्टिकल है सपोज करो ये वाटर वेपर्स है, ये जो मैंने डॉट डॉट लगा रखे हैं, दीज आर द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। अब हवा चल रही है, ठीक है। तो ये वाटर वेपर्स जो है ये हवा के साथ साथ आगे चले जाएंगे, विंड के साथ साथ ये वाटर वेपर्स क्या होंगे? आगे जाएंगे। तो जिस रीजन के वाटर वेपर्स आगे गए वहां पर वाटर वेपर्स खत्म हो गए। अब उस एरिया जो उसके आसपास का एरिया है वहां पर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, जो उसके नियर बाय एयर है उसमें वाटर वेपर्स तो है ही नहीं। तो वाटर वेपर्स ऊपर एयर कलेक्ट करने के लिए क्या करेगी? इवेपोरेशन करेगी। तो इससे इवेपोरेशन से क्या होगा? जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा और एयर के अंदर वो कंटेन होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया कुछ? जो भी एयर है, एयर के पास अगर वाटर वेपर्स है, जैसे जैसे एयर चल रही है तो उस एरिया के अंदर वाटर वेपर्स खत्म हो गए, तो वो अपने सराउंडिंग से क्या लेगा? वाटर वेपर्स लेगा। किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन से। किस प्रोसेस से लेगा? इवेपोरेशन से। तो जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। और जितनी कम विंड स्पीड होगी उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। समझ में आ गई? बेटा डाउट तो नहीं है तो इसमें? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, और इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ऐसा क्यों होता है? तो देखो मैंने आपको बताया था अभी
कि कोई भी लिक्विड अगर वेपर में चेंज होगा देन इट नीड्स सम हीट एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, और वो हीट कहां से लेगा बेटा? अपने सराउंडिंग से। तो जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी अपनी हीट को लूज करेगी देन इट फील कोल्ड। तो उसको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। समझ में आया? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एक दो दिन पहले कि अगर हम अपने हाथ पर पीछे की तरफ कोई भी एक लिक्विड डालें, जैसे सपोज करो हमने पेट्रोल डाल रखा है और हम उसको ऐसे मतलब हिला रहे हैं ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा? हमारी बॉडी पे से जो यहाँ हाथ से वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे वो इवेपोरेट होगा तो हमारा हाथ जो है पीछे से ठंडा हो जाता है। जिस एरिया पर पेट्रोल था वो हाथ ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है ठंडा? क्योंकि उस एरिया ने अपनी लेटेंट हीट को क्या किया? रिलीज किया, है ना? ताकि जो स्प्रिट था वो किसमें चेंज हो सके? वाटर वेपर के अंदर चेंज हो सके। तो स्प्रिट को जो लेटेंट हीट चाहिए थी उसने कहां से ली? हमारी बॉडी से ली। इसलिए हमारी बॉडी को क्या फील होता है? कूल फील होती है, कोल्ड फील होता है। ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं हम इसकी कि यूजुअली पीपल केप द वाटर इन अर्थन पॉट, या मैं सिंपल लिख सकता हूं इसको, केस ऑफ अर्थन पॉट। अर्थन पॉट का मतलब क्या होता है? मटका। गर्मियों के अंदर जो पानी होते हैं किस में रखते हैं? उसको मटके में रखते हैं। बताइए उसका रीजन क्या है? और मटके का पानी ठंडा भी रहता है ना ठंडा। तो रीजन क्या है बेटा? ये आप लोग ना अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए तो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। आर यू अनेबल? हिमांशु, जितिन, आस्था, शीतल, हिमांशु, रुचि, बेटा कैमरा ऑन कीजिए अपना अपना, ताकि हम भी आपको फेस टू फेस देख सके और पता चल सके कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है। शिवम, डोंट फील सो हेजिटेट हियर। शमशेर, समीक्षा, नैन्सी, नेहा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा बेटा, उससे टाइम वेस्ट होगा मेरा भी और आपका भी। चलिए देखिए कि हम पानी को अर्दन पोर्ट में क्यों रखते हैं, उसका रीजन है। देखो ये जो अर्दन पोर्ट है, इसी तरीके से होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? जो अर्दन पोर्ट की होल्स होती है इसमें छोटे छोटे पोरस होल्स होते हैं। देयर आर सम porous holes present on the surface of earthen pot। इतने छोटे पोर्स होते हैं वो कि उनमें से कंटिन्यूअसली जो पानी होता है अंदर, ये रिस रिस के बाहर आता है थोड़ा थोड़ा पानी सरफेस के ऊपर। आपने मटके को बाहर से भी हाथ लगा के कभी देखा हो तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे सरफेस का जो मटके का जो सरफेस है उसके ऊपर पानी आ रहा है बाहर, ठंडा रहता है बिल्कुल। ऐसा ही होता है। यस और नो? है ना? तो उसका रीजन क्या है? अब देखो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मटके का जो पानी है, जो मटके का जो सरफेस है इसके ऊपर पोरस होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं बिल्कुल जैसे स्पंज के अंदर होते हैं। तो उसमें से कंटिन्यूअसली कुछ वाटर जो होता है वो सरफेस पर आता है रिस रिस के। ठीक है। अब क्या होगा, जो ये सरफेस का वाटर है
ये किस में चेंज होना चाहेगा? वेपर्स के अंदर चेंज होना चाहेगा। जो वाटर है इट वांट टू चेंज इन द वेपर्स, और वेपर्स में चेंज होने के लिए इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसकी रिक्वायरमेंट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कहां से लेगा? एक तो अर्दन पोर्ट के सरफेस से, और दूसरा जो इसके अंदर का पानी है रिमेनिंग वाटर उससे। जब रिमेनिंग वाटर और अर्दन पोर्ट अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करेंगे तो जो ये पानी है कैसा होना शुरू हो जाएगा? कोल्ड, मतलब ठंडा पानी होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और देखो ये जो पोल्स मैं होल बता रहा हूं आपको, पोरस होल्स, ये इतने बड़े बड़े भी नहीं होते हैं कि इसमें से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए, और ये हमें विजिबल भी नहीं होते। बट नमी होती है जो रिस रिस के मतलब बाहर आता रहता है पानी, वही पानी इवेपोरेट होता है, और जिसकी वजह से जो मटके का पानी है वो कैसा रहता है? गर्म, सॉरी ठंडा रहता है, गर्म नहीं ठंडा रहता है। इज इट क्लियर? तो ये भी किस प्रोसेस से हो रहा है? इट ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। ये भी इवेपोरेशन की एप्लीकेशन। समझ में आया बेटा? ये आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है, और मैं आपको जो नोट सेंड करूंगा आज उसके अंदर भी सारी एप्लीकेशंस जो वो रिटर्न है, लिखी हुई है, तो आपको लर्न भी करनी है, उसको समझ के लिखना है। मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो एक प्रोसेस होता है पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन, व्हाट इज पर्सपिरेशन? इट इज द मेथड ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन द टेम्परेचर। कई बार हम जब कोई फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हम ज्यादा टेम्परेचर पर फीवर भी बोल देते हैं हम। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें मेंटेन करना पड़ता है इसको। वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। और कैसे मेंटेन करते हैं इस टेम्परेचर को हम? पर्सपिरेशन के प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन एक तरह से स्वेटिंग को बोलते हैं, पसीने जो आते हैं हमारे ज्यादा गर्मी होने पर, या जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या होता है? पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी अपनी हीट को लूज करती है ताकि वो जो स्वेटिंग है, पसीने है, वो वाटर जो है उसको किस में चेंज कर सके? वेपर के अंदर चेंज कर सके। किस में चेंज कर सके? वेपर के अंदर। ठीक है? और जैसे जैसे वो वाटर वेपर में चेंज होगा तो हमारी बॉडी से क्या लेगा? हीट लेगा। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली अपनी हीट को लूज करेगी तो कैसा फील होगा? हमें ठंडा फील होगा, कोल्ड फील होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पर्सपिरेशन। तो आपसे पूछ ले अगर पर्सपिरेशन किसकी एप्लीकेशन है तो आप क्या बताएंगे? इवेपोरेशन की एप्लीकेशन। समझ में आ गया? अब आते हैं केस डेजर्ट कूलर का। Why desert coolers are so effective in the hot summer days? Desert cooler मतलब है बेटा, पर्सपिरेशन बेटा एक मेथड है जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मतलब जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, आप तो देखा होगा आपने, हमारी बॉडी पर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर जो है वो निकल के बाहर आना शुरू होता है स्वेटिंग की फॉर्म में। अब जब जैसे ही हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमको ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो वाटर हमारी बॉडी पर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो रहा है वहां से। पसीने जो है वो सूखने शुरू हो जाते हैं। सूख रहे कैसे मतलब है कि वो वापस तो बॉडी में नहीं जा रहे, वो इवेपोरेट हो रहे हैं वहां से। इवेपोरेट होने के लिए उनको क्या चाहिए? हीट चाहिए। क्या चाहिए इवेपोरेट होने के लिए उनको? हीट चाहिए। जब हमारी बॉडी अपनी हीट को लूज करेगी देन इट फील द कोल्ड, तो उसको फिर ठंडा लगता है। ये उसका प्रोसेस। समझ में आ गया? डेजर्ट कूलर, जो हम गर्मियों में कूलर यूज करते हैं उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं बेटा। डेजर्ट कूलर भी किसकी एप्लीकेशन है? इवेपोरेशन की एप्लीकेशन है। कैसे? क्योंकि कूलर में जो घास लगी हुई होती है बेटा, उनका काम क्या है? मेन पानी को सोखना। जैसे हम पानी ऑन करते हैं पंप से तो घास गीली हो जाती है सारी की सारी, और जैसे ही पंखा ऑन होता है कूलर का, अब वो ठंडी सॉरी, ठंडी हवा क्यों आ रही है? क्योंकि उस हवा के साथ क्या आ रहा है? वाटर वेपर्स आ रहे हैं। जो घास गीली है वो सूख रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है उसका पानी, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है। गर्मियों के अंदर जब ज्यादा गर्मी होती है इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है,
तो हमें कूलर की हवा ठंडी लगती है। ठंडी हवा का मतलब क्या है, उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है बेटा? उस हवा में क्या है, वाटर वेपर्स, मतलब इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है, जिससे हमें ठंडी हवा लगती है गर्मियों के अंदर। हाँ बोलो। लेटेंट हीट लेते हैं, जैसे कूलर के बाहर जो गर्मी हो रही है, सराउंडिंग के अंदर तो काफी गर्मी है, आसपास की जो गर्म एयर है वो तो हॉट एयर है काफी, वो हॉट एयर अपनी हीट को लूज कर रही है, ठीक है। और इसलिए वो हॉट एयर जैसी अपनी हीट को लूज करती है, तो कैसी एयर बन जाती है, कोल्ड एयर बन जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ फिर वाटर वेपर्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें वो ठंडी हवा लगती है। समझ में आया बेटा? अब देखो इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर हम बारिश के दिनों में कूलर ऑन करते हैं, कूलर चलाते हैं, तो क्या हमें ठंडी हवा लगती है? लगती है, ऑब्वियसली बात है। क्या वो कंफर्टेबल होता है या नहीं होता, सिर्फ ये बताइए मुझे। बारिश के दिनों में अगर हम कूलर चला रहे हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि पूरा कमरा जो होता है ना, उसमें चिपचिपापन हो जाता है, ह्यूमिडिटी, हुमस हो जाती है पूरे कमरे के अंदर। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा या नहीं होता? ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझो। क्योंकि बारिश के दिनों में जो एयर है उसमें पहले ही क्या है, वेपर्स बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर्स, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और कूलर जो है वो भी हमारे को ह्यूमिड एयर भेज रहा है, ठंडी हवा भेज रहा है, तो रूम के अंदर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। रूम में वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे ही वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, फिर उस रूम के अंदर ह्यूमस बननी शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम कूलर चलाते हैं तो विंडो को ओपन कर देते हैं, ताकि जो ह्यूमस है वो बाहर निकलती रहे वहां से। अगर बारिश के दिनों में हमने किसी भी, सपोज करो एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया उस रूम के अंदर जहां पर हम कूलर चला रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो नमक है वो अपने आप ही गीला हो जाएगा सारा का सारा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, एक कूलर की जो हवा है वो भी ह्यूमिड एयर है, तो वहां से सारे के सारे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नमक घुल जाता है सारा। समझ में आया बेटा? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। सोसर का केस मैंने आपको बताया था कि हम चाय को सोसर में डाल के पीते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिससे इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। इवेपोरेशन फास्ट होगा तो जो चाय होती है वो जल्दी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब एक एक्टिविटी ऐसे होती थी, हाउ कैन वी नो दैट द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, हमें कैसे पता चलता है कि जो वाटर वेपर्स है वो एयर के अंदर प्रेजेंट हो। तो उसके लिए एक्टिविटी क्या है, कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास के अंदर हमने क्या किया, आइस के पीस डाल दिए, क्रस्ट आइस। हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, दिस इज आइस। हमें पता लगाना है कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स है या नहीं है। तो अब क्या होगा, जो ये वाटर का ग्लास का जो सरफेस है, इसके चारों तरफ वाटर आना शुरू हो जाता है। आपने फ्रिज में से कोई चीज बाहर निकाली तो आपको भी नजर आता है ये, कि सारा सरफेस जो वाटर आ जाता है, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट आनी शुरू हो जाती है। होता है ऐसा? फ्रिज में से पानी की बोतल भी अगर हम ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो सारी की सारी बोतल बाहर से गीली हो जाती है। अब वो अंदर का वाटर तो बाहर आया नहीं है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आया, तो वो क्या होता है, जो सराउंडिंग के अंदर एयर है उसमें जो वाटर वेपर्स है, वो जैसे ही कूलिंग के कांटेक्ट में आते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड। वो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो जो सारा का सारा लिक्विड है वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। गाड़ी के अंदर अगर हम एसी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कई बार, कि जो उसका ग्लास है वो सारा का सारा क्या होता है, गीला हो जाता है बारिश के दिनों में बाहर से, क्योंकि एयर के अंदर तो क्या है, वाटर वेपर्स है, और गाड़ी का जो शीशा है वो ठंडा हो रहा है बिल्कुल। जैसे ही वाटर वेपर्स उस शीशे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं,
आते के साथ ही वो कंडेंस हो जाता है, पर पिघलना शुरू हो जाता है और वाटर में चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? दिस दैट द एयर कंटेन द वाटर वेपर्स, जो क्या शो करती है कि जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट। इज इट क्लियर? बेटा हमने एक ग्लास में आइस के पीस डाले, कुछ क्रस्ट आइस के, और हमने क्या देखा, जो ग्लास का सरफेस है, आउटर सरफेस, वो सारा का सारा गीला हो गया, उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए सारे। और जबकि हमने इस ग्लास को ऊपर से बंद कर रखा है ताकि कोई भी वाटर पार्टिकल या आइस के पार्टिकल बाहर ना जा पाए। तो जो वाटर का ग्लास है, ये बाहर से जब गीला हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग से कहीं ना कहीं वाटर जो है वो इसके ऊपर आ रहा है। और सराउंडिंग से ऊपर कहां से आ रहा है, जो सराउंडिंग के अंदर वाटर वेपर्स है, जैसे ही वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर से वाटर के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके सरफेस के ऊपर सारा वाटर आना शुरू हो जाए। ये एक्टिविटी है, हमें क्या शो करती है कि एयर ऑल्सो कंटेन्स द वाटर वेपर्स। एक और एक्टिविटी थी इसके अंदर की, जो गर्मियों के अंदर यूजुअली पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द रूफ, कि छत पर पानी डालते हैं लोग गर्मियों के अंदर सोने से पहले। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि छत जो है बेटा वो गर्म है बहुत ज्यादा सनलाइट की वजह से, और जब हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं तो वो पानी वेपर्स के अंदर चेंज होना चाहेगा, और वेपर्स में चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। कौन सी हीट चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए। अब वो लेटेंट हीट कहां से लेगा? एक तो ग्राउंड से, मतलब जो छत है उससे लेटेंट हीट लेगा, और उसके सराउंडिंग से लेटेंट हीट लेगा, ताकि किसमें चेंज हो सके, वेपर्स में चेंज हो सके। जब छत अपनी लेटेंट हीट मतलब लूज करेगी तो कैसी होगी, धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। कैसी होगी वो? ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए पीपल यूजुअली स्प्रिंकल वाटर ऑन द सरफेस। देखो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि यही सारी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाए। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। इसके अलावा और कोई भी एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती है। आपको अपने माइंड के अंदर एक कंसेप्ट याद रखना है कि हमने इवेपोरेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, और ये फैक्टर्स थे जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इवेपोरेशन से सरफेस वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो अर्थ सरफेस पर जितना भी पानी है वो सारा का सारा वेपोराइज क्यों नहीं हो जाता? अर्थ सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है सोर्सेस में, जैसे नदी के पानी है, तालाब का पानी है, जोड़ का पानी है, वो सारा का सारा वेपोराइज क्यों नहीं हो जाता? अगर इवेपोरेशन प्रोसेस ही हो रहा है तो उसको वेपोराइज होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो सकता? वो बता सकते हो कोई आंसर इसका? बिकॉज इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। जो पानी है सराउंडिंग एरिया के अंदर, अर्थ सरफेस पर, उसको इतनी ज्यादा लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है अपने आप को वेपर्स में चेंज करने के लिए, जो लेटेंट हीट अवेलेबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि आसपास के एरिया के अंदर इतनी लेटेंट हीट है ही नहीं, ग्राउंड में इतनी लेटेंट हीट है ही नहीं कि वो वाटर को किस में चेंज कर दे, वेपर्स में चेंज कर सके। इसलिए अर्थ सरफेस का कंप्लीट वाटर वेपर के अंदर चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को? अब आपको मैंने इवेपोरेशन का, यस, इवेपोरेशन का मैंने जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है, टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा। इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट का टॉपिक है ये, और बाकी का काम जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे क्वेश्चंस। वो आपसे लाइव इंटरेक्शन करूंगा मैं। आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिए, और वन बाय वन जिस जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस होंगे इवेपोरेशन के टॉपिक पर। आपको पूरी नोटबुक में से नहीं दे रहा मैं, सिर्फ इवेपोरेशन के बेस पर क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, नोट्स जो है वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। नोट्स आपको होमवर्क के अंदर मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना। स्कूल ऐप में जो होमवर्क का पोर्शन है उसमें आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट? और किसी बच्चे को कोई डाउट? हिमांशु,
हिमांशु। हाँ, इवेपोरेशन के एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं बेटा, मैंने अब आपको बताए तो है। पर्सपिरेशन, अर्दन पोर्ट का केस, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द सरफेस, डेजर्ट कूलर, है ना, ये सारे के सारे इवेपोरेशन की एप्लीकेशन है ना। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, तो आपको इसको अच्छे से समझाना है कि इवेपोरेशन के केस में जब वाटर को या किसी भी लिक्विड को अगर वेपर में चेंज होना होता है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपने सराउंडिंग से या जिस कंटेनर में उसको स्टोर कर रखा है उससे क्या लेती है, लेटेंट हीट लेती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि लेटेंट हीट भी दो टाइप की होती है, एक तो फ्यूजन और वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगी उसमें। तो वो सब्सटेंस सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है जिससे उसकी स्टेट को चेंज कर सके। और कोई भी मटेरियल अगर अपनी लेटेंट हीट को लूज करा या अपनी हीट को लूज करेगा देन इट कॉज द कूलिंग। तो उसको क्या होगा, कूलिंग फील होगी, कोल्ड होगा वो सब्सटेंस। ये इसका प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है, और यही आपका होमवर्क भी है। नोटबुक आपको कंप्लीट करना है। हाँ बेटा। हाँ देखो, नहीं, थिनर जो है उसको एसीटोन बोलते हैं। थिनर जो है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड जिसको एसीटोन बोलते हैं। थिनर का जो केस आप बता रहे हो वो ये है कि अगर हम थिनर को किसी की सरफेस पे डालते हैं तो थिनर वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। हम थिनर को कभी भी ओपन नहीं छोड़ते, ओपन छोड़ेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा सारा का सारा, है ना। ये उसका केस है इवेपोरेशन का। ठीक है, so you may leave the class now immediately to join your next class. So thank you beta, god bless you, stay home, stay safe.